अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ कल्ब और आप सुन रहे हैं खालिद हुसैनी की लिखी हुई किताब अ थाउजेंड स्प्लेंडेड सन्स। आज हम पहुंचे हैं इस कहानी के उस मोड़ पर जहां मरियम की जिंदगी हमेशा के लिए बदलने वाली है। चलिए सुनते हैं एपिसोड नंबर 8। सुबह मरियम को पहनने के लिए एक लंबी आस्तीनों वाली डार्क ग्रीन कलर की ड्रेस दी गई जो वाइट कॉटन के ट्राउजर के ऊपर थी। अफसून ने उसे एक ग्रीन हिजाब और मिलते जुलते सैंडल्स दिए। उसे उस कमरे में ले जाया गया जहां लंबी ब्राउन मेज थी, मगर अब मेज के बीच में शक्कर चढ़े बादाम की मिठाई का एक कटोरा, एक कुरान और एक ग्रीन नकाब और एक आईना रखा था। दो मर्द जिन्हें मरियम ने पहले कभी नहीं देखा था, जिन्हें उसने गवाह तस्वुर किया, और एक मुल्ला जिसे वो नहीं पहचानती थी, पहले से मेज पर बैठे थे। जलील ने उसे एक कुर्सी की तरफ इशारा किया। उसने हल्के भूरे रंग का सूट और सुर्ख टाई पहन रखी थी। उसके बाल धुले हुए थे। जब उसने उसके लिए कुर्सी खींची तो उसने हौसला अफजाई से मुस्कुराने की कोशिश की। खतीजा और अफसून की इस बार मरियम की तरफ मेज पर बैठ गई। मुल्ला ने नकाब की तरफ इशारा किया और नरगिस ने बैठने से पहले उसे मरियम के सर पर सजा दिया। मरियम ने अपने हाथों की तरफ देखा। तुम अब उसे अंदर बुला सकते हो, जलील ने किसी से कहा। मरियम ने उसे देखने से पहले उसकी बू महसूस की। सिगरेट का धुआं और डीप स्वीट कलोन। जलील जैसा हल्का नहीं, उसकी महक मरियम के नथनों में भर गई। नकाब के अंदर से, अपनी आंख के कोने से मरियम ने एक लंबा आदमी देखा, भारी पेट और चौड़े कंधों वाला, जो दरवाजे में झुककर खड़ा था। उसकी जिसामत ने तकरीबन उसकी सांस रोक दी और उसे अपनी नजर नीची करनी पड़ी। उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। उसने महसूस किया कि वो दरवाजे में थोड़ी देर रुका, फिर कमरे में उसकी सुस्त और भारी कदमों वाली हरकत हुई। मेज पर रखा बादाम का कटोरा उसके कदमों की ताल पर बज उठा। एक भारी ग्रंट के साथ वो उसके बराबर वाली कुर्सी पर धंस गया। वो शोरगुल के साथ सांस ले रहा था। मुल्ला ने उन्हें खुशामदीद कहा। उसने कहा कि ये एक रिवायती निकाह नहीं होगा। मैं समझता हूं कि रशीद आगा के पास काबुल की बस की टिकट्स हैं जो जल्द ही निकलने वाली है, इसलिए वक्त की खातिर हम कार्रवाई को तेज करने के लिए कुछ रिवायती मराहल को छोड़ देंगे। मुल्ला ने कुछ दुआएं दी, शादी की अहमियत पर कुछ अल्फाज कहे। उसने जलील से पूछा कि क्या उसे इस रिश्ते पर कोई एतराज है, और जलील ने सर हिला दिया। फिर मुल्ला ने रशीद से पूछा कि क्या वो वाकई मरियम के साथ निकाह के कॉन्ट्रैक्ट में दाखिल होना चाहता है। रशीद ने कहा, हाँ। उसकी सख्त फटी हुई आवाज ने मरियम को पांव तले कुचले गए खुश्क खिजां के पत्तों की याद दिला दी। और क्या तुम मरियम जान इस मर्द को अपने शौहर के तौर पर कबूल करती हो? मरियम खामोश रही। गले साफ किए गए। वो करती है। मेज की दूसरी तरफ से एक जनाना आवाज आई। असल में, मुल्ला ने कहा, उसे खुद जवाब देना होगा और उसे तब तक इंतजार करना चाहिए जब तक मैं 3 बार ना पूछ लूं। बात यह है कि वो उसे तलाश कर रहा है, इसका उलट नहीं। उसने 2 बार मजीद सवाल पूछा। जब मरियम ने जवाब नहीं दिया तो उसने एक बार फिर पूछा, इस बार ज्यादा जोर देकर। मरियम अपने बराबर जलील को अपनी कुर्सी पर पहलू बदलते महसूस कर सकती थी। मेज के नीचे पैरों को एक दूसरे पर रखते और हटाते महसूस कर सकती थी। मजीद गले साफ करने की आवाजें आईं। एक छोटा सफेद हाथ आगे बढ़ा और मेज से धूल का एक जर्रा झटक दिया। मरियम, जलील ने सरगोशी की। हाँ, उसने लरसती हुई आवाज में कहा। नकाब के नीचे एक आईना गुजारा गया। उसमें मरियम ने पहले अपना चेहरा देखा। बेखम, बेशक्ल आईब्रोज, चपटे बाल, आंखें जिनमें कोई खुशी नहीं थी और जो इतनी करीब थी कि कोई उन्हें भेंगा समझ सकता था। उसकी जिल्द खुरदुरी थी और उस पर धब्बे थे। उसने सोचा उसका माथा बहुत चौड़ा है, ठोड़ी बहुत तंग,
होंठ बहुत पतले। मजमूई असर एक लंबे चेहरे का था, एक तिकोने चेहरे का जो थोड़ा शिकारी कुत्ते जैसा था। और फिर भी मरियम ने देखा कि अजीब बात थी कि इन गैर यादगार हिस्सों ने मिलकर एक ऐसा चेहरा बनाया था जो खूबसूरत तो नहीं था मगर किसी तरह देखने में नापसंदीदा भी नहीं था। आईने में मरियम ने रशीद की पहली झलक देखी। बड़ा चौकोर सुर्ख चेहरा, ओकेबी नाक, फूले हुए गाल जो अय्याराना खुशमिजाजी का तासुर देते थे, पानी भरी सुर्ख आंखें, घने दांत, सामने के दो एक गैबर्ड छत की तरह जुड़े हुए, नामुमकिन हद तक नीची हेयर लाइन, घनी आईब्रोज से मुश्किल से 2 उंगल ऊपर, सख्त और खुरदुरे सफेद और स्याह बालों की एक दीवार। उनकी नजरें आईने में थोड़ी देर के लिए मिली और फिसल गई। ये मेरे शौहर का चेहरा है, मरियम ने सोचा। उन्होंने सोने की पतली अंगूठियों का तबादला किया जो रशीद ने अपने कोट की जेब से निकाली थी। उसके नाखून पीले भूरे थे, जैसे किसी सड़े हुए सेब का अंदरूनी हिस्सा, और कुछ सिरे मुड़े हुए उठे हुए थे। मरियम के हाथ कांप रहे थे जब उसने उसकी उंगली में अंगूठी पहनाने की कोशिश की और रशीद को उसकी मदद करनी पड़ी। उसकी अपनी अंगूठी थोड़ी तंग थी मगर रशीद ने उसे उसके पोरों पर चढ़ने में कोई मुश्किल महसूस नहीं की। लो, उसने कहा, ये एक प्यारी अंगूठी है। एक बीवी ने कहा, ये खूबसूरत है मरियम। अब सिर्फ कॉन्ट्रैक्ट पर दस्तखत बाकी हैं, मुल्ला ने कहा। मरियम ने अपना नाम लिखा, मीम, रे, या और फिर मीम, अपने हाथ पर जमी सबकी नजरों से बाखबर। अगली बार जब मरियम ने किसी दस्तावेज पर दस्तखत किए 27 साल बाद, तो फिर से एक मुल्ला वहां मौजूद होगा। अब तुम मियाँ बीवी हो, मुल्ला ने कहा। मुबारक हो। रशीद रंग बिरंगी बस में इंतजार कर रहा था। मरियम उसे वहां से नहीं देख सकती थी जहां वो जलील के साथ पिछले बम्पर के पास खड़ी थी। सिर्फ उसकी सिगरेट का धुआं खुली खिड़की से ऊपर उठता नजर आ रहा था। उनके इर्द गिर्द हाथ मिलाए जा रहे थे और अलविदा कहा जा रहा था। कुरान चूमे गए, उनके नीचे से गुजरा गया। नंगे पांव लड़के मुसाफिरों के दरमियान उछल रहे थे। उनके चेहरे च्युइंगम और सिगरेट के ट्रेस के पीछे छुपे हुए थे। जलील उसे बता रहा था कि काबुल इतना खूबसूरत है कि मुगल बादशाह बाबर ने वसीयत की थी कि उसे वहां दफन किया जाए। अगली बात मरियम जानती थी। वो काबुल के बागों, उसकी दुकानों, उसके दरख्तों और उसकी हवा के बारे में करेगा। और थोड़ी ही देर में वो बस पर होगी और वो उसके साथ साथ चलते हुए खुशी से हाथ हिलाएगा, बेदाग, बच निकला हुआ। मरियम अपने आप को इसकी इजाजत देने पर आमादा नहीं कर सकी। मैं तुम्हारी इबादत करती थी, उसने कहा। जलील जुमले के बीच में ही रुक गया। उसने अपने हाथ बांधे और फिर खोल दिए। एक नौजवान हिंदी जोड़ा, बीवी ने एक लड़के को उठाया हुआ था और शौहर सूटकेस खींच रहा था, उनके दरमियान से गुजरे। जलील इस मुदाखिलत का शुक्रगुजार लगा। उन्होंने माजरत की और उसने पलटकर शाइस्तगी से मुस्कुरा दिया। जुमेरात के दिन मैं घंटों तुम्हारा इंतजार करती बैठती थी। मैं फिक्र के मारे बीमार हो जाती थी कि तुम नहीं आओगे। ये एक लंबा सफर है, तुम्हें कुछ खा लेना चाहिए। उसने कहा कि वो उसे कुछ रोटी और बकरी का पनीर खरीद कर दे सकता है। मैं हर वक्त तुम्हारे बारे में सोचती थी। मैं दुआ करती थी कि तुम 100 साल जियो। मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं मालूम था। जलील ने नीचे देखा और एक बड़े हुए बच्चे की तरह अपने जूते की उंगली से किसी चीज को कुरेदने लगा। तुम्हें मुझ पर शर्म आती थी। मैं तुमसे मिलने आऊंगा, वो बड़बड़ाया। मैं काबुल आऊंगा और तुम्हें देखूंगा। हम नहीं नहीं, उसने कहा, मत आना। मैं तुमसे नहीं मिलूंगी, तुम मत आना।
میں تم سے کبھی کچھ بھی نہیں سننا چاہتی، کبھی بھی نہیں، کبھی نہیں۔ اس نے اسے ایک زخمی نگاہ سے دیکھا۔ تمہارے اور میرے درمیان یہی ختم ہوتا ہے، اپنی خدا حافظی کہہ دو۔ اس طرح مت جاؤ، اس نے ایک پتلی آواز میں کہا۔ تم میں اتنی شرافت بھی نہیں تھی کہ مجھے ملا فیض اللہ کو الوداع کہنے کا وقت دیتے۔ وہ مڑی اور بس کی ایک طرف چل دی۔ وہ اس کے پیچھے آنے کی آواز سن سکتی تھی۔ جب وہ ہائیڈرولک دروازوں تک پہنچی تو اسے اپنے پیچھے سنا، مریم جو۔ وہ سیڑھیاں چڑھ گئی، اور اگرچہ وہ اپنی آنکھ کے کونے سے جلیل کو اپنے برابر چلتے ہوئے دیکھ سکتی تھی، اس نے کھڑکی سے باہر نہیں دیکھا۔ وہ ایسلے سے ہوتی ہوئی پیچھے کی طرف گئی، جہاں رشید اپنے پیروں کے درمیان اس کا سوٹ کیس رکھے بیٹھا تھا۔ اس نے مڑ کر نہیں دیکھا جب جلیل کی ہتھیلیاں شیشے پر جمی، جب اس کے پوروں نے بار بار اسے کھٹکھٹایا، جب بس جھٹکے کے ساتھ آگے بڑھی۔ وہ اس کے ساتھ ساتھ دوڑتے ہوئے اسے دیکھنے کے لیے نہیں مڑی، اور جب بس نکل گئی اس نے پیچھے مڑ کر اسے دور ہوتے ہوئے، دھواں اور دھول کے بادل میں غائب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ رشید نے، جس نے کھڑکی اور درمیانی سیٹ گھیری ہوئی تھی، اپنا بھاری ہاتھ اس کے ہاتھ پر رکھا۔ بس اب لڑکی، بس بس، اس نے کہا۔ وہ یہ کہتے ہوئے کھڑکی سے باہر دیکھ رہا تھا، جیسے کسی مزید دلچسپ چیز نے اس کی توجہ کھینچ لی ہو۔